डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्कोहल्स के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए डायहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता है, जिन कंपाउंड्स में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम डायहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। इन्हें हम ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं या डायोल्स भी कहते हैं। अब जैसे हमारे पास में डायोल्स में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, तो इन दोनों OH ग्रुप्स की आपस में पोजीशन को देखते हुए हम उन्हें या तो 1,2 या अल्फा ग्लाइकॉल कहेंगे, 1,3 या बीटा ग्लाइकॉल कहेंगे, या 1,4 और गामा ग्लाइकॉल कहेंगे। अगर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एक ही कार्बन एटम पर उपस्थित होते हैं तो इस तरह के कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल कंपाउंड्स, जैसा हमें पता है, स्टेबिलिटी एक्वायर करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से यहाँ पर जिस कार्बन पे दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें एक रिजल्टेंट कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है। तो जैसे हमने देखा, एक कार्बन वाला मिथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये फॉर्मेल्डिहाइड HCHO की फॉर्मेशन करता है। तो अब जब हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हमारे पास दो सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर प्रेजेंट हैं जिन्हें हम डायोल्स के नाम देने के लिए काम में लेते हैं। पहला सिस्टम है कॉमन सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं जैसे ये हमारा कंपाउंड है CH2OH CH2OH। तो इसको बनाने के लिए जिस एल्कीन के हाइड्रोक्सिलेशन को यूज़ किया गया है उस एल्कीन से इस कंपाउंड का नाम रखा जाता है। जैसे यहाँ पे इस कंपाउंड को यदि हम स्टडी करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जब OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो हमें इस तरह का एक डायोल मिलेगा जिसमें दो कार्बन एटम्स हैं और दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एथिलीन कहते हैं कॉमन नेम में, कॉमन सिस्टम में। इसलिए इस तरह के ग्लाइकॉल को हम एथिलीन ग्लाइकॉल या इथाइलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। सिमिलरली 3 कार्बन वाले ग्लाइकॉल में हम इसकी प्रेपरेशन के लिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को काम में लिया जाता है, इसलिए इसको हम प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और इसी तरह से ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। तो इस तरह से हम अल्फा ग्लाइकॉल्स यानी 1,2 डायोल्स का नॉमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम को यूज़ करते हुए करते हैं। अब यदि हमारे पास में OH ग्रुप्स के बीच में एक लंबी कार्बन चेन होती है, मिथाइलिन ग्रुप्स जिसमें ज़्यादा हैं, तो इस तरह के ग्लाइकॉल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए हम इन्हें पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल नाम देते हैं। अब पॉलीमिथाइलिन में जितने मिथाइलिन ग्रुप्स CH2 ग्रुप्स जितने प्रेजेंट होंगे उसी तरह से हम इस कंपाउंड का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इस कंपाउंड को यदि हम स्टडी करें तो इसमें हम देख रहे हैं 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, 3 CH2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकॉल। सिमिलरली इस कंपाउंड में 1, 2, 3 और 4 मिथाइलिन ग्रुप्स हैं, इसलिए इसे हम टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकॉल कहेंगे। तो ये तो बात हुई कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की। अब यदि हम IUPAC सिस्टम की बात करते हैं तो इस केस में हम जिस एल्केन से हमने इस डायोल को बनाया है उसको हम प्रीफिक्स करेंगे और सफिक्स के जैसे डायोल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास में 2 कार्बन की चेन है, तो ये ईथेन एल्केन से डिराइव हुआ और डायोल है इसमें, तो ईथेन-1,2 डायोल इसको हम लिखेंगे। सिमिलरली अगर 3 कार्बन की चेन है, OH नेबरिंग कार्बन्स पे 1,2 पे प्रेजेंट है, तो इसे हम प्रोपेन-1,2 डायोल लिखेंगे। यदि हमारे पास बीटा ग्लाइकॉल है
तो कॉमन सिस्टम में तो हम इसे पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे IUPAC सिस्टम में हम कार्बन चेन काउंट करते हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं, तो 3 कार्बन वाले एल्केन को हम प्रोपेन कहते हैं, और OH की पोजीशन 1 और 3 है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेन डैश 1,3 डैश डायोल। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट्स कि जब हम वर्ड लिख रहे हैं और जहाँ हम नंबर लिख रहे हैं उसके बीच में डैश आता है और 2 नंबर्स के बीच में कॉमा आता है। नंबर और अल्फ़ाबेट फिर आ गया है, तो यहाँ पर हम इसमें डैश लगाएंगे। तो इस तरह से IUPAC सिस्टम में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिसाइड करनी है, जो कि इस केस में हम देखेंगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन की चेन है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। यदि हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो इस तरह से हम ऐसी कोई सी भी चेन लेंगे जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप हमारे उपस्थित हों। तो इस तरह से क्योंकि यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन एटम की है, तो ये ब्यूटेन का डायोल हो गया। अब हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि OH ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। सो वी बिगिन फ्रॉम हियर 1 2 3 एंड 4। अगेन हम देख रहे हैं 2 3 पर OH ग्रुप्स हैं, तो दिस बिकम्स ब्यूटेन 2 3 डायोल। लेकिन हम देख रहे हैं इस कंपाउंड में कार्बन की साइड चेन भी प्रेजेंट है, इसलिए इस CH3 की भी हम नंबरिंग करेंगे। तो क्योंकि इस कार्बन के इस चेन के सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा 2,3 डैश डाईमिथाइल ब्यूटेन डैश 2,3 डैश डायोल। सो आई होप स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जैसा कि हमारे पास ग्लाइकॉल्स का केस है, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो कंपाउंड हम लेंगे उसे हम इथाइलिन ग्लाइकॉल, अगर हम इसको कॉमन नेम देते हैं, या अगर हम IUPAC नेम देंगे तो ईथेन डैश 1,2 डैश डायोल। इस कंपाउंड को एज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्लाइकॉल्स का, और इसको लेकर के हम डिफरेंट मेथड्स प्रिपरेशन की डायोल्स की या ग्लाइकॉल्स की, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है एल्कीन से हम ग्लाइकॉल्स को कैसे बनाते हैं। तो एल्कीन से ग्लाइकॉल बनाने के लिए हम उसका हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, और ये हाइड्रोक्सिलेशन करने के लिए हम एल्कलाइन KMNO4, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एक्वस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले सकते हैं। नो अब अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में यहाँ पे इथाइलिन के डबल बॉन्ड के बॉन्ड्स ओपन हो जाते हैं, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इसमें सिंगल बॉन्ड बना करके जुड़ जाता है, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है जिसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस होने से यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी और हमें ग्लाइकॉल ईथेन 1,2 डायोल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है और ऑस्मिक एसिड निकल जाता है। यदि हम एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं तो उस केस में भी इसी तरह से एक साइक्लिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी और उसके हाइड्रोलिसिस के बाद में हमें ग्लाइकॉल मिलेगा। नाउ ये जो रिएक्शन है इसके इंटरमीडिएट से हमें दिख रहा है कि ये दोनों OH ग्रुप्स एक ही साइड पर होंगे, यानी ये सिस डायोल बनाने का एक मेथड है। तो ये जो मेथड है डायोल बनाने का यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक मेथड है जिसमें हमें एक ही तरह का डायोल मिलता है जिसमें दोनों OH एक ही तरफ प्रेजेंट होते हैं, सिस पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जब हम एल्कीन को
हाइपोक्लोरस एसिड HOCl के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो हाइपोक्लोरस एसिड के साथ में रिएक्ट करने पर हमारे पास में जो पहले फॉर्मेशन होती है वो है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन की, क्लोरोहाइड्रिन। इस तरह से ये एक एडिशन रिएक्शन है, एक एंड पर Cl जुड़ जाता है और दूसरे एंड पर OH जुड़ जाता है और ये हमें क्लोरोहाइड्रिन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और जब हम इसे एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में बॉईल करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस, इसका कन्वर्शन हो जाता है इनटू डायोल। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है जब हम इथाइलिन ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। नाउ इथाइलिन ऑक्साइड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईथीन जो हमारा है उसमें हम एयर का मिक्सचर पास करते हैं। मिक्सचर ऑफ इथाइलिन और एयर को हम पास करते हैं हीटेड सिल्वर कैटलिस्ट पर, सिल्वर कैटलिस्ट के ऊपर, यानी टेम्परेचर हमने हाई रखा है, सिल्वर कैटलिस्ट यूज़ किया है और प्रेशर भी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इथाइलिन ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और इसको फिर हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं बाय रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट HCl। तो हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल जाता है और ये इसका बनाने का एक इंडस्ट्रियल मेथड भी है। इन सब मेथड्स के अलावा एक और मेथड है जिसमें हम इथाइलिन डाइब्रोमाइड को लेते हैं और इसे एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करने पर हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल जाता है। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स जिनसे हम इथाइलिन ग्लाइकॉल को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इनके केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है, पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि अल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल्स आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, उनका OH बॉन्ड से H रिप्लेस किया जा सकता है बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जब हम सोडियम के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं ग्लाइकॉल का, तो क्योंकि यहाँ पर 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो वो स्टेप वाइज मैनर में पहले एक OH रिप्लेस हो जाता है एक सोडियम से और हमें मोनोसोडियो डेरिवेटिव देता है, और उसके बाद में सेकेंड OH का H रिप्लेस हो जाता है दूसरे सोडियम से और हमें सॉल्ट मिल जाता है डाइसोडियो ग्लाइकोलेट। यानी स्टेप वाइज मैनर में पहले एक OH ग्रुप का H रिप्लेस होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें सेकेंड OH का H भी रिप्लेस हो जाता है और फाइनली हमें जो सॉल्ट मिलता है वो डाइसोडियो ग्लाइकोलेट कहलाता है। इसी तरह से हम HCl के साथ में भी रिएक्शन देखते हैं। HCl के साथ रिएक्ट जब हम करेंगे तब भी एक एक करके OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और फाइनली हमें इथाइलिन डाइक्लोराइड मिलता है। जब हम अल्कोहल्स का रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ कराते हैं तो 2 OH ग्रुप्स हैं, स्टेप वाइज रिएक्शन होगा। तो पहले एक OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और उसके बाद में फाइनली दोनों OH ग्रुप्स रिप्लेस हो जाते हैं और हमें इथाइलिन डाइक्लोराइड इस केस में भी मिल जाता है। जब हम PCl5 या PCl3 की जगह ब्रोमीन काम में लेते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स में, तो PBr3 से हमें डायरेक्टली कंपाउंड जो मिल जाता है वो है CH2Br CH2Br। जब हम इसका रिएक्शन इथाइलिन डाइआयोडाइड हमें मिलता है, जब हम PI3 के साथ में इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन करते हैं तो वी गेट इथाइलिन डाइआयोडाइड। इस केस में यहाँ से आयोडीन निकल जाती है और हमें वापस एल्कीन मिल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो आयोडीन है ये बहुत रेडिली निकल जाती है। इस तरह से ये रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप
ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। जैसा हमने अल्कोहल के केस में देखा था, उसमें भी एस्टरिफिकेशन में हमने ये देखा था कि अल्कोहल को जब हम ऑर्गेनिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स, तब हमें एस्टर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है और उसे हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इथाइलिन ग्लाइकॉल को एसिटिक एसिड के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें एस्टर जो मिलेगा, एसिड का एस्टर मिलेगा, 2 OH ग्रुप्स की वजह से ये डाई एसीटेट की फॉर्मेशन करेगा, तो ग्लाइकॉल डाई एसीटेट फाइनल प्रोडक्ट होगा। एसिटिक एसिड के जगह पर हम एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड को भी काम में ले सकते हैं। रिजल्ट हमें ग्लाइकॉल डाई एसीटेट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं तो ग्लाइकॉल के दोनों H रिप्लेस हो जाते हैं NO2 ग्रुप से और इस तरह से ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट की फॉर्मेशन होती है। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। जब हम ग्लाइकॉल को डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमें पॉलीमर्स की फॉर्मेशन, पॉलीएस्टर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इस रिएक्शन को हम देखें किस तरह से ये प्रोसीड करता है, तो यहाँ हमने CH2OH CH2OH लिया है और कोई भी एक जनरल हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखा है जिसमें CH2X टाइम्स है और दोनों तरफ इसमें COOH लगा हुआ है। सो दिस बिकम्स अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसका हमने डायोल के साथ में, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं तो एस्टरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है। दिस OH का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे और यहाँ से फॉर्मेशन हम देखें तो इस तरह से CH2OH जो फर्स्ट वाला है अनरिएक्टेड, दूसरा CH2O जिसका H निकल चुका है, यहाँ से एसिड स्टार्ट हो रहा है, COOH का OH निकल चुका है वाटर के फॉर्म में, तो इस तरह से एक एस्टर की फॉर्मेशन होती है। दिस इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर क्योंकि संघनन हो रहा है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स का और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर निकल रहा है, तो इस तरह से पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है जब हम ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं विथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एसिड कैटलिस्ट लेना होता है। नाउ यहाँ पे हमने RCHO यदि हम लेंगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन कंबाइन करता है डायोल के 2 हाइड्रोजन से, इस तरह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन भी इस कार्बन से जुड़ जाएगा और एक इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम एसिटल कहते हैं यदि हमने एल्डिहाइड लिया है, और यदि हमने कीटोन लिया है तो इस फाइनल साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम कीटल कहते हैं। नाउ ये जो कीटल्स और एसिटल्स की फॉर्मेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, क्योंकि इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप के प्रोटेक्शन के काम में लेते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप को इस तरह से हम अल्कोहल के साथ में, डायोल के साथ में रिएक्ट करके प्रोटेक्ट करके एसिटल बना देते हैं और फिर इसको हम रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाता है ये और हमें वापस कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो दिस इज़ हाउ हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में और फर्दर रिएक्शंस ग्लाइकॉल्स के स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ गो थ्रू दीज रिएक्शंस। बहुत सिंपल हैं, जिस तरह से अल्कोहल के रिएक्शंस होते हैं उसी तरह से डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के भी रिएक्शंस होते हैं, बस क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो ये रिएक्शंस और स्टेप वाइज मैनर में होते हैं।
थोड़ी सी सीवियर कंडीशन करने पर दोनों OH ग्रुप्स रिएक्ट करके हमें उसी तरह से प्रोडक्ट देते हैं जैसे कि एक OH ग्रुप के रिएक्शंस हमने पहले पढ़े हैं. So we'll continue in our next classes. So until then, you practice and we'll meet in our next class. Thank you, students.